7 अक्टूबर के दिन हमास ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और जिसकी वजह से 1400 शहरी हलाक हो गए। उसके बाद इसराइल ने गजा के ऊपर धावा बोल दिया और हमला कर दिया, जिसकी वजह से 2450 से भी ज्यादा लोग अब तक फौत हो चुके हैं। 5500 से ज्यादा घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। 62,000 से ज्यादा घर या तो थोड़े तबाह हुए या उनमें ज्यादा नुकसान हुआ है। 90 से ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस या दूसरे तालीमी इदारे बिल्कुल ही तबाह हो चुके हैं। कई अस्पतालें तबाह हो चुकी हैं। 11 से ज्यादा पानी की लाइनें खत्म हो चुकी हैं। और 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने गजा का पानी, गैस, बिजली और अद्वियात की आमदोरफत को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। एक नया ब्लॉकेड बनाया हुआ है। अब चलते हैं गजा की थोड़ी एराजी के ऊपर, वो है कहां, गजा की ओवरऑल सिचुएशन है क्या। गजा 23 लाख आबादी वाला एक फलस्तीन का हिस्सा है, जिसके साउथ में इजिप्ट यानी मिस्र है और नॉर्थ और ईस्ट में इसराइल है और उसके वेस्ट यानी मगरिब में मेडिटेरेनियन सी है। गजा को हर तरफ से इसराइल ने कंट्रोल करके रखा है। गजा की जो टोटल आबादी है उसमें से 50% की जो आबादी है वो 18 साल से कम है। जैसे ही इसराइल ने गजा के ऊपर हमला कर दिया, उसने ये कह दिया कि जो नॉर्थ गजा और गजा सिटी में 10 लाख लोग हैं वो 24 घंटे में ये एरिया छोड़ के साउथ गजा में चले जाएं। साउथ गजा जहां पे पहले इतनी बड़ी आबादी है, आखिर वो इतने लोग कैसे वहां पे जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है पूरी इंसानियत के लिए। जिस तरह से गजा के हालात हैं, गजा के ऊपर इसराइल ने हर तरफ से कंट्रोल करके रखा है, चाहे वो फिजाई हो, जमीनी हो या समुद्री रास्ता हो, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। बिल्कुल ही उनकी जिंदगी में हर किस्म की मुश्किलात आ गई है। यहां तक कि वहां पर जो मेडिकल एड है उसका रास्ता भी इसराइल ने ब्लॉक करके रखा है। अब तक 10 दिन से भी ज्यादा वक्त हो गया है जब से इसराइल ने गजा का पानी, गैस, बिजली और हर चीज बंद कर दी है। यहां तक कि हॉस्पिटल्स में भी बड़ी मुश्किल से बिजली पैदा की जा रही है जनरेटर्स की मदद से। वहां पर फ्यूल की पहले ही शॉर्टेज हो चुकी है क्योंकि हर तरफ का रास्ता इसराइल ने कंट्रोल करके रखा है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे तारीख का बहुत बड़ा जबर, जुल्म और सितम कहा है। ऐसा तारीख में जुल्म पहले कभी नहीं हुआ। अब जो इसराइल की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी एक अजीब और बेतुकी बात कर रही है वो ये है कि मुसाद ने कहा है कि मुसाद को पता ही नहीं था कि हमास हमला करेगा। अगर मुसाद को देखा जाए, जो कि इसराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, यह दुनिया की दूसरी बड़ी खतरनाक और तेज इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की CIA के बाद। इसने ऐसे ऐसे खतरनाक ऑपरेशन किए हैं कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। यहां तक बताया जाता है कि हमास हो, लुबनान हो, ईरान हो, सीरिया हो या इराक हो, इसके जो एजेंट्स हैं बिल्कुल फैले हुए हैं। इसको कई कई ऐसी ऐसी चीजों का पता होता है जो अमेरिका को भी नहीं होता। कुछ ऐसे खतरनाक ऑपरेशन दिए हैं जिसमें से ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड में क्या हुआ था, 1972 में म्यूनिच जर्मनी में ओलंपिक्स चल रहे थे, जिसके दौरान ब्लैक सितंबर लिबरेशन आर्मी ने, जो कि प्रो फलस्तीनी लिबरेशन आर्मी है, उसने इसराइल के 11 प्लेयर्स को मार दिया। उसके बाद मोसाद ने खतरनाक किस्म का ऑपरेशन किया और कई मुल्कों में कई लोग चुन चुन के मारे। उसका ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि वो लिबिया गए, सीरिया गए और उन्होंने वो जो लोग मुलविस थे चुन चुन कर उन्हें मारा। दूसरा, उन्होंने एक खतरनाक किस्म का ऑपरेशन किया था ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने का, और AI की मदद से इन्होंने उसे मार दिया। AI के ऊपर एक गन बना दी गई थी जिसकी वजह से इन्होंने उसे शूट किया। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फाखरजादा, जिसके बारे में बिल्कुल ही कम मालूमात होती थी लोगों को या बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। और एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बात कही जाती है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को हमास हो, लबनान हो या हिजबुल्लाह हो या जो दूसरे ग्रुप हैं, इनके बारे में बहुत ही गहराई की मालूमात होती है। इसके बावजूद भी किस तरह से उन्हें इस चीज की मालूमात नहीं थी, या वो एक स्मार्ट खेल खेल रहे हैं। दूसरी बड़ी अजीब चीज ये थी कि आयरन डूम सिस्टम, इसराइल का आयरन डूम सिस्टम दुनिया का बेहतरीन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि इसराइल को रॉकेट्स हो या बॉम्ब्स हो उन्हें प्रोटेक्ट करता है और उन रॉकेट्स या बॉम्ब्स को फिजा में ही तबाह कर देता है। लेकिन वो सही काम नहीं कर रहा था। ये एक बड़ी अजीब और हैरान करने वाली बात तो है ही। ये तो था मोसाद के हवाले से कि मोसाद किस तरह से इन सारी चीजों से बचने की कोशिश कर रहा है, एक स्मार्ट खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ अरब ममालिक में लोगों ने एहतजाज किए हैं। तुर्की, ईरान और दूसरे ममालिक में भी लोगों ने एहतजाज किया है।
یہ احتجاج کی بات یہاں پر نہیں رکتی۔ امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن ڈی سی میں بھی کئی ہزار لوگ سنڈے کے دن نکلے اور انہوں نے پرو فلسطین نعرے لگائے اور فلسطینیوں کے حق کی بات کی۔ دوسری طرف فرانس، جو ہمیشہ سے ہیومن رائٹس اور سیکولرزم کے اوپر بات کرتا ہے، اس نے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی دھجیاں اکھیڑ دی ہیں اور پرو فلسطینی پروٹیسٹ کے اوپر بالکل ہی بین لگا دیا ہے۔ فرانس کو پتا ہے کہ لوگ نکلے تو یہ حالات بالکل بھی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگ فرانس حکومت کے کردار سے، عمل سے بالکل بھی ناخوش ہیں۔ برلن، جو کہ جرمنی کا کیپٹل ہے، جیسے کہ جرمنی خود کو انسانیت اور انسان دوستی کا چیمپئن مانتا ہے، اس نے پرو فلسطینی پروٹیسٹ کے اوپر بین لگا دیا ہے۔ دوسری بڑی عجیب اور حیران کن بات برلن نے کی۔ برلن نے فلسطینی کفایاز، ایک اسکارف ہوتا ہے جو فلسطینی پہنتے ہیں، اس کے اوپر اسکولز میں بین لگا دیا ہے۔ جرمنی، جو کہ خود اتنا سیکولر ملک ہے، اس سے پہلے ان چیزوں سے مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ عجیب حرکتیں کر رہا ہے آج کل۔ دوسری طرف لندن میں کئی ہزار لوگ نکلے اور انہوں نے پرو فلسطینی نعرے لگائے اور یہ بات کی کہ فلسطین کو حق دو اور فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے اسے بند کر دیا جائے تاکہ انسانیت کی اور زیادہ تذلیل نہ ہو۔ آسٹریلیا کی طرف اگر دیکھا جائے تو آسٹریلیا میں بھی کئی ہزار لوگ نکلے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ آسٹریلیا بھی سوچ رہا ہے کہ وہ پرو فلسطینی پروٹیسٹ کو بین کر دے، لیکن ابھی تک انہوں نے پرو فلسطینی پروٹیسٹ بین نہیں کیے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے حوالے سے بھی بڑی عجیب خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے پولیس نے پروٹیسٹرز کے ساتھ اپنا رویہ اپنایا۔ افریقن یونین نے کہا ہے یہ فلسطینیوں کا جینوسائیڈ ہے اور اسے روکنا پڑے گا ورنہ حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف عرب لیگ نے بھی یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ جینوسائیڈ ختم کرنا پڑے گا ورنہ یہ انسانیت کا ایک بہت بڑا بحران ہو جائے گا۔ امریکہ کی طرف اگر دیکھیں تو کچھ دن پہلے امریکہ نے کھل کے اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل جو چاہے کرے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو بائیڈن اب کچھ پریشان لگ رہے ہیں، انہوں نے بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے اگر غزہ کے اوپر اسرائیل قبضہ کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا برا عمل ہوگا، یہ بالکل ہی تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ امریکہ میں مختلف جگہوں پہ احتجاج دے کر جو بائیڈن بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کال کی اور انہیں کہا ہے کہ پانی، گیس، بجلی جو بند کی گئی ہے اسے کھول دیا جائے اور ادویات کا جو رستہ ہے اس سے بھی کھول دیا جائے تاکہ لوگوں کو ضروریات کی میڈیکل ایڈ یا دوسری قسم کی اسسٹنس دی جائے۔ غزہ کو تھوڑا اگر تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں کچھ اور آسانی میں پتا ہوگا کہ غزہ کے حالات پہلے کیا رہے۔ 1948 میں ایجپٹ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اور جنگ ہارنے کے باوجود بھی غزہ کا جو ٹکڑا تھا ایجپٹ کے پاس رہا۔ 1967 میں اسرائیل، ایجپٹ، جارڈن اور سیریا کے بیچ میں ایک 6 دن کی لڑائی ہوئی، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ کے اوپر پھر سے قبضہ کر لیا۔ تب سے لے کر 40 سال تک غزہ اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ غزہ کو اسرائیل نے ہر طرف سے گھیرے میں رکھا تھا اور یہ اس بلاکیڈ کا حصہ تھا۔ 2005 میں اسرائیل نے اپنے ملٹری ٹروپس واپس منگا لیے۔ اس کے بعد 2006 میں حماس نے غزہ میں الیکشن جیت لی اور اپنی حکومت بنا لی۔ 2007 سے پھر سے اسرائیل نے غزہ کو ہر طرف سے ایک بلاکیڈ میں رکھ لیا۔ اسرائیل نے غزہ کو زمینی، فضائی اور پانی کے رستے سے بالکل ہی کنٹرول میں کر رکھا ہے تب سے لے کر۔ اس بلاکیڈ کی وجہ سے غزہ نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ وہاں پہ بزنسز نہ ہونے کے برابر ہیں، غربت بہت زیادہ ہے، جابس نہ ہونے کے برابر ہیں اور فوڈ انسیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کافی سالوں سے غزہ میں۔ اگر ایران اور حزب اللہ کی طرف دیکھیں تو ایران نے وارننگ دی ہے باقاعدہ۔ ایران نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر اس نے غزہ کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کی یا اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ایران اس کے خلاف ایک جنگ چھڑ دے گا۔ دوسری طرف حزب اللہ گروپ نے بھی باقاعدہ قسم کی وارننگ دی ہے کہ اگر غزہ کو آکیوپائی کیا اسرائیل نے تو پھر اسرائیل کے ساتھ وہ باقاعدہ ایک خطرناک جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ ایران کے فارن منسٹر نے پوری ویسٹرن ورلڈ کو وارننگ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کریں۔ اسرائیل کو بھی وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے خلاف ایک خطرناک قسم کی جنگ شروع کر دی جائے گی۔ دوسری طرف ایران کے پریزیڈنٹ کو محمد بن سلمان نے فون کرتے ہوئے حالات کے بارے میں معلومات لی اور یہ دونوں نے متفق رائے کی کہ اس جنگ کو بالکل ہی بند کر دیا جائے تاکہ فلسطینیوں کے لیے کچھ تو بہتر ہو۔ کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب بالکل ہی ریڈی تھا اور کچھ ہی مہینوں میں یا 1-2 سال میں اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنے والا تھا۔ اب وہ ڈیل بھی بالکل ہی ٹھنڈی ہو گئی، اب اس ڈیل کے آثار بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں۔
जिसमें इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात और बेहतर होने थे और इसराइल और सऊदी अरब का जो कारोबार था एक दूसरे के साथ बढ़ना था। जैसा कि गजा के ऊपर हमला एक बहुत बड़ी इंसानियत की तजलील है, तो ह्यूमन राइट्स वाच डॉग वालों ने भी इस चीज़ को बहुत ही बुरी नज़र से देखा है। ह्यूमन राइट्स वाच डॉग वालों ने कहा है कि इंसानियत का जेनोसाइड है, ये एक अपार्थाइड है। ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग ने इसराइल के ऊपर क्लेम किया है कि इसराइल ने वाइट फास्फोरस इस्तेमाल किया है गजा में और लुबनान में। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास इस चीज़ का प्रूफ है, अगर इसराइल नहीं मानता तो वो ये प्रूफ भी दिखाने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच वालों ने ये कहा है कि ये एक अपार्थाइड या अपार्टाइड है। अपार्थाइड ये चीज़ है कि किसी भी इंसानी ग्रोह या नस्ल की नस्लकशी करना या नस्ल की बुनियादों पे उनको टारगेट करना। साउथ अफ्रीका में जो गोरों की हुकूमत स्याह फाम लोगों के ऊपर जुल्म और सितम और जबर करती थी, तो एक टर्म इस्तेमाल होता था अपार्थाइड, जो कि रंग और नस्ल कशी के हवाले से था कि किस तरह से स्याह फाम लोगों की नस्ल कशी या उनको टारगेट किया जा रहा था। तो यही चीज़ अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने गजा के लिए कही है कि किस तरह से इसराइल गजा के लोगों के साथ अपार्थाइड वाला रवैया रख रहा है। दूसरी तरफ से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपार्थाइड की बात की है और इसराइल को कहा है कि वो जंग बंद कर दे और जो उसने पानी, गैस और बिजली बंद कर दी है, इसे बहाल कर दे। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखा जाए, जो कि खुद को अमन का पैकर करता है, पूरी इंसानियत के लिए अमन अमान की सूरत बहाल करने का एक इदारा है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो बैठकर देख रहा है कि किस तरह से सुपर पावर्स या ताकतवर मुल्क अपनी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के होने की फिर क्या हालत है? इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो गज़ा की हालत है वो दिन ब दिन बहुत ही ख़राब होती जा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि गज़ा के जो हालात हैं और बेहतर हो जाएंगे और ये जंग बंद हो जाएगी और गज़ा के लोगों के लिए और जो फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक में हैं उनके भी हालात बेहतर होंगे। ये वीडियो कैसी लगी आपको? अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या जापान को अच्छा रोल प्ले करना चाहिए? आपको क्या लगता है सऊदी अरब या जो दूसरे अरब ममालिक हैं वो बीच में कूद पड़ें और इसराइल को तंग करें और इसराइल के ऊपर जोर भरें कि वो इस जंग को बंद कर दे? और ह्यूमन राइट्स और वाचडॉग वालों की जो राय है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? इसराइल के अमल को किस तरह देखते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें